गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 12वें चैप्टर एक नई शुरुआत का अभ्यास करेंगे। इसे लिखा है झाकिर अली, जिसका उपनाम रजनीश है। इसका जन्म जो है वह 1975 ईस्वी सन में हुआ है। झाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गाँव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सजना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक नई शुरुआत जो है वह एक सर्वथा नवीन, काल्पनिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित 2 वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक जो माधवन है, उनके जीवन के लिए आज का जो क्षण है वह एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि आज उनके जीवन में वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, बिल्कुल असंभव सा था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार जो है वो मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण होने वाला था। तो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित यह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। तो यहाँ पर देखें तो मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है वह 2 खंडों में विभक्त था। उसका एक खंड जो है वह प्रोफेसर रामेश की प्रयोगशाला में था तथा दूसरा खंड जो है वह वहाँ से 500 मीटर दूर उनके सहयोगी यानी कि माधवन के घर में स्थापित था। आज इनके द्वारा मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित किए जाने का प्रयोग संपन्न हो रहा था। खुद प्रोफेसर रामेश अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे। कंप्यूटर को प्रोसेस रेडी सिग्नल मिलता है और प्रोफेसर रामेश जो है वो माधवन को फोन कर सूचित करके अपने कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रवेश करते हैं। मानव प्रक्षेपण यंत्र अपना काम शुरू करता है और प्रोफेसर रामेश का शरीर जो है तो यहाँ पर जो है वह क्या होता है कि अब वह मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है वह उनका काम संपादित करने में व्यस्त हो जाता है। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था।
बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन जो है वह बिल्कुल तैयारी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए बैठा था। प्रोफेसर का शरीर जो है वह अपने मूल तत्व को छोड़ मूल तत्वों में विभक्त होना आरंभ हो जाता है। दूसरे छोर पर बैठा माधवन जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह दृश्य जो है वह देखता है। अब क्या होता है कि लेकिन उसी समय माधवन को यह जो वक्त है वह एक एक क्षण जो है वह एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इतने में बीच में ही उसके दिमाग में जो है वह सहसा यानी कि अचानक वह घटना जो है वह याद आती है जब वह प्रोफेसर से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब जो है वह क्या होता है कि माधवन कहता है कि वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वो प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। जब वे उनके दोस्त जो थे प्रोफेसर रामेश के आनंद मेहता उसके एक सिफारिश पत्र लेकर जो है वह पहली बार प्रोफेसर रामेश से उनके लैब में मिला था। माधवन का परिचय जानने के बाद जो है वो प्रोफेसर रामेश जो है वह खुशी खुशी उसे अपने साथ काम करने की अनुमति जो है वह दे देते हैं। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर का जो कंप्यूटर था उस पर डाली, लेकिन उसमें उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने जो है वह प्रोफेसर रामेश से पूछ लिया कि सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जिससे वे यकीन कर लेना चाहते हों कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। तो संस्तुति यानी कि किसी कार्य के लिए अपने मंजूरी देना। तो प्रोफेसर रामेश जो है पहले माधवन के चेहरे की ओर देखते हैं और उसे देखकर यह जो है वह विश्वास कर लेना चाहते हैं कि वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी जो परियोजना है उनके बारे में क्या वह माधवन से शेयर कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो माधवन को उसके दोस्त आनंद ने ही जो है वह भेजा था, लेकिन फिर भी किसी को के साथ कोई भी बात शेयर करने से पहले उसे परख लेना उन्हें सही लगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? अब प्रोफेसर जो है वह एक लंबी सांस लेने के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो थे, अपना सपनों का जो उनका प्रोजेक्ट था, जो एक सपना था उसका मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाने का, उसके बारे में माधवन को बताने लगते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन को पहले तो बहुत ही आश्चर्य होता है और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर जब उसने फिर भी उसे रहा नहीं जाता तो वह जो है प्रोफेसर रामेश से पूछ ही बैठते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा होना संभव है, क्या ऐसा वाकई हो सकता है। प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है
उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। तो प्रोफेसर जो है वह प्रोफेसर रामेश जो है वह माधवन से कहते हैं कि तुमने 5वीं कक्षा में ही यह तो पढ़ लिया होगा कि प्रत्येक वस्तु जो है वह इस एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है, और अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं, और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर के मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, तो माधवन जो कहे, हाँ ये तो सामान्य सी बातें हैं, उसकी बात का समर्थन करता है। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। तो यहाँ पर प्रोफेसर रमेश जो है वह कहते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की जांच पड़ताल करनी है तो हम क्या करेंगे? संरचना यानी कि अनेक अवयवों वाली रचना। तो अब हमें इनके अवयवों के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे? तो हम उस वस्तुओं के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करें यानी अभ्यास करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया और कहा, यह ठीक ही वैसा ही है जैसे कि मशीनों के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वह माधवन जो है वह मूर्तिवत होकर प्रोफेसर रमेश की बातें सुन रहा था। प्रोफेसर रमेश जो है वह अपना वक्तव्य जो है वो उसे जारी रखते हुए कहता है कि यह तो रही जो है उनकी बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजना, कैसे भेजा जा सकता है? तो इसे कहते हैं, बात आगे करते हुए प्रोफेसर रमेश कहते हैं माधवन से कि तुम्हें तो पता ही होगा कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप जरूर परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आणविक ऊर्जा का उदाहरण के हम रूप में देखें तो यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रमेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली, और प्रोफेसर रमेश जो है वह अपनी बात आगे कहते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हमारा शरीर जो है वह विभिन्न प्रकारों के तत्वों से बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी
एक जो बनावट संरचना है उसमें जो है वह काफ़ी अंतर होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु पर लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसे मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है मनुष्य के साथ करने की, यह प्रक्रिया जो है वह पहली प्रक्रिया के मुकाबले में काफ़ी ही जटिल और काफ़ी ही श्रमसाध्य यानी कि काफ़ी ही मेहनत करने वाली जो है होगी। इतना कहने के बाद जो है प्रोफेसर रमेश जो है वह एक सांस लेकर रुकते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? तो प्रोफेसर रमेश की बातें सुनकर माधवन जो है वह जैसे कि सम्मोहन की अवस्था में आ गया हो। कुछ क्षणों के लिए तो वह कुछ सोच ही नहीं सकता और प्रोफेसर ने उन्हें जो लेक्चर दिया उसके बाद वह प्रसन्न हुए, अपनी खुशी व्यक्त करे या इस पर जो है उनके जो एक है ना उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर शंका व्यक्त करे। लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है कि उसके दिमाग में एक नया सवाल जो है वह पनपता है, नया सवाल जो है उनके मन में आता है और वह उस सवाल को जो है वह प्रोफेसर को बताते हुए कहता है कि सर, यह तो मान लीजिए कि यह सारी प्रक्रिया जो है वह संभव है, पर यह कैसे हम साबित कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन से हम एक दूसरी जगह भेज सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा ये जो पाठ था एक नई शुरुआत, आज हम यहीं तक जो है वह पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे का जो भाग है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह हम इसे जो है वह समझेंगे। आशा करती हूँ कि आज का पाठ जो है हमने समझा है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।